Welcome to Current Affairs. We at Current Affairs will get you all important events from national, international and sports, which will be useful for your upcoming competitive exam. We will update daily, so to keep updated, subscribe to our channel. मॉर्निंग स्टूडेंट, फ्यूचर आईएएस एकेडमी वे टू सक्सेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मित्रों, कल के अंक में हम लोगों ने समसामयिकी के मुद्दों पर बात किया था और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे वो, जिनको मैंने कल डिस्कस किया था आप लोगों से। और मुझे लगता है कि इस बार का जो सप्ताह है ये पूरा का पूरा समसामयिकी ही चलने वाला है। तो मित्रों, समसामयिकी का वर्तमान में हर एग्ज़ाम में क्या रोल है, ये आप लोग एग्ज़ाम देते हैं तो जानते होंगे। और मेरा ये मानना है कि इधर बीच में कुछ एनालिसिस कर रहा हूँ, तो करंट में जो चीज़ें अच्छी निकल के आ रही हैं वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। और जब तक वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस नहीं कर लेता हूँ तब तक करंट की क्लास अब रेगुलर चलेगी। तो मित्रों, आज आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। आप लोग को पहले एक प्रश्न दूंगा मैं, आप उसका उत्तर मुझे लिख के मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिए। और बहुत बहुत बधाई उन बच्चों को जिन्होंने व्हाट्सएप पे कमेंट सेक्शन पे मैसेज किया और सारे क्वेश्चन के लगभग सभी बच्चों ने अच्छे से उत्तर दिए। बड़ा गर्व महसूस होता है जब कोई बच्चा सही से क्वेश्चन के आंसर लिख के देता है। अंदर से बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा या बच्ची, मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी अपना 100% दे रहे हैं। बहुत खुशी मिलती है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं समसामयिकी का आज बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। पहला प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है या क्या था? ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, इसके बारे में बताएं। मित्रों, ये प्रश्न आप लोग लिख के हमको बताइएगा, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है। मित्रों, अभी हाल ही में चीन से 7.2 अरब डॉलर की मदद से रेल लाइन बेहतर करने जा रहा है पाकिस्तान। परियोजना पूरी होने पर पेशावर से कराची के बीच रेल दौड़ेगी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। उष्णकटिबंधीय तूफान क्रिस्टोबल अमेरिका में कमज़ोर पड़ गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्रिस्टोबल उष्णकटिबंधीय तूफान किस देश में आया? तो अमेरिका में आया। और अगला है महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत सीरम्स एंड वैक्सीन लिमिटेड BSVL को भारतीय दवा नियामक से सांस लेने में दिक्कत वाले गंभीर कोविड-19 मरीजों पर पहले से मौजूद यूलेनेस्टीन दवा के परीक्षण की मंजूरी मिल गई है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मित्रों, एक टॉपिक मेरे सामने बड़ा महत्वपूर्ण निकल के आया। मैं चाह रहा था कि आप लोगों से डिस्कस कर लूँ, खासकर UPSC और PSC के बच्चों से। कोरोना महामारी के कारण विश्व में 26.5 करोड़ लोगों के सामने भूखमरी का खतरा पैदा हो गया है। इसके अलावा भारत में भी लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोगों के समक्ष यही स्थिति पैदा हो गई है। एक नई अध्ययन में यह दावा किया गया है, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट CSE द्वारा प्रकाशित स्टेट ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट इन फिगर्स 2020 रिपोर्ट में महामारी के बड़े पैमाने पर होने वाले आर्थिक प्रभाव के बारे में कहा गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक गरीबी दर में 22 वर्षों में पहली बार वृद्धि होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक आबादी का 50% पूर्णबंदी है, जिनकी आय या तो बहुत कम है या उनके पास आय का कोई साधन नहीं है। आय का स्रोत समाप्त हो जाने से 4 से 6 करोड़ लोग आने वाले महीनों में गरीबी में जीवन व्यतीत करेंगे। इसमें कहा गया है कि भारत की गरीब आबादी में 1 करोड़ 20 लाख लोग और जुड़ जाएंगे, जो विश्व में सर्वाधिक हैं। CSE की महानिदेशक सुनीता नारायण के अनुसार पिछले 4 सालों में हुई मौसम की घटनाएं दुनिया भर के आर्थिक जोखिमों में सबसे आगे हैं। उन्होंने कहा, हमारी एक तरफा और ख़राब विकास रणनीतियों के साथ इसका असर भारत के गरीबों पर बहुत अधिक हुआ है और कोरोना महामारी का प्रभाव भी अब इस दुर्भाग्य के साथ जुड़ गया है। सुनीता नारायण ने कहा कि CSE के नए प्रकाशन में इन्हीं बातों को स्पष्ट रूप से कहा गया है। इसे गुरुवार को ऑनलाइन वेबिनार में जारी किया गया। इसमें 300 लोगों ने हिस्सा लिया। मित्रों, ये तो रही रिपोर्ट। अब इसकी अहम बातें क्या क्या हैं। पॉइंट नंबर 1, 22 वर्षों में पहली बार वैश्विक गरीबी दर में वृद्धि होगी। पॉइंट नंबर 2, 1.20 करोड़ लोग भारत में भूखमरी के शिकार होंगे। पॉइंट नंबर 3,
वैश्विक आबादी का 50% पूर्णबंदी में है, जिनकी आय या तो बहुत कम है या उनके पास आय का कोई साधन नहीं है। आय का स्रोत समाप्त हो जाने से 4 से 6 करोड़ लोग आने वाले महीनों में गरीबी में जीवन व्यतीत करेंगे। हमारी एक तरफा और ख़राब विकास रणनीतियों के साथ इसका असर भारत के गरीबों पर बहुत अधिक हुआ है। कोरोना महामारी का प्रभाव भी अब इस दुर्भाग्य के साथ जुड़ गया है। मित्रों, कल हम लोगों ने प्रतिस्पर्धी उद्योग बनता आतंकवाद पर डिस्कस किया था एडिटोरियल पर। आज हम लोग ग्रामीण विकास की चुनौती, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल सामने निकल के आ रहा है, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। महामारी काल में यह साबित हो गया कि अपने ही संसाधन संकट के समय काम आते हैं। इस दृष्टि से भारत के गांवों का उदाहरण दिया जा सकता है, जो कोरोना के कहर से अब प्रभावित रहे हैं। ग्रामवासियों के रहन सहन का तरीका बेहतर साबित हुआ है। सभी ग्रामवासियों का मिलजुल कर एक परिवार की भांति रहना, एक दूसरे को यथासंभव सहयोग करने हेतु सदैव तत्पर रहना हमारे ग्रामीण जीवन की विशेषता है। दरअसल शहरी ज़रूरतों का भी सारा सामान गांव से ही आता है, वह वहीं पैदा होता है। इसीलिए एक बार फिर लोगों का ध्यान गांव की ओर गया है। प्राचीन काल से ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि रहा है। कृषि पर हमारी निर्भरता के साथ ही यह तथ्य भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि देश की 65% से भी अधिक जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 65% से भी अधिक जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। महात्मा गांधी ने देश में जिस स्वराज्य की परिकल्पना की थी, उसकी बुनियाद देश के लाखों गाँव के विकास पर टिकी है। उनका दृढ़ विश्वास था कि जब तक भारत के लाखों गांव स्वतंत्र, शक्तिशाली और स्वावलंबी बनकर उसके संपूर्ण जीवन में पूरा भाग नहीं लेते, तब तक भारत का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। इसमें कोई संदेह नहीं कि ग्राम स्वराज की यह पद्धति आर्यों की शासन व्यवस्था की बुनियाद थी। इस बारे में 1830 में अंग्रेज गवर्नर जनरल सर चार्ल्स मेटकाफ ने जो ब्यौरा अपने देश को भेजा था, उसमें लिखा था, भारत के ग्राम समुदाय एक प्रकार के छोटे छोटे गणराज्य हैं जो अपने लिए आवश्यक सभी सामग्री की व्यवस्था कर लेते हैं और किसी प्रकार के बाहरी संपर्क से मुक्त हैं। लगता है कि इनके अधिकारों और प्रबंधों पर कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक के बाद एक राजवंश आता है, क्रांतियों का क्रम चलता रहता है, किंतु ग्राम समुदाय उसी ढर्रे पर चलता रहता है। मेरे विचार से ग्राम समुदायों के इस संघ ने, जिसमें प्रत्येक समुदाय छोटे मोटे राज्य के ही रूप में है, अन्य किसी बात की अपेक्षा अनेक क्रांतियों के बावजूद भारतीय जन समाज को कायम रखने और जनजीवन को विशृंखल होने से बचाने में बड़ा भारी काम किया। साथ ही यह जनता को सुखी बनाए रखने और उसे स्वतंत्र स्थिति का उपभोग कराने का बड़ा भारी साधन है। इसीलिए मेरी इच्छा है कि गांव की इस व्यवस्था में कभी उलटफेर न किया जाए। मैं उस प्रवृत्ति की बात सुनकर ही दहल जाता हूं जो उनकी व्यवस्था भंग करने की सलाह देता है। मेटकाफ के इस खौफ के बावजूद ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के इन केंद्रों को विनष्ट करने की निर्धारित नीति पर बराबर चलती रही। इन ग्राम गणतंत्रों को विनष्ट कर ब्रिटिश साम्राज्यशाही ने इस प्राचीन देश को सबसे अधिक क्षति पहुंचाई। यदि 80% भारतीयों को आश्रय देने वाले हमारे गांव में प्रशासन का वह पुराना ओझ आज भी कायम रहता तो सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोई जटिल काम नहीं था। ब्रिटेन से आज़ाद होने के लिए लड़े गए स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में गांधी जी ने भारतीय मध्यम वर्ग को साहस, एकता, नैतिक नियमों पर विश्वास, स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की शिक्षा दी। ये गुण उनमें पैदा किए। इन्हीं गुणों से उन्होंने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। इसी तरह गांधी जी ने अपनी रचनात्मक कार्यक्रम बनाया और शुरू किया, जिसमें किसानों को उन्हीं गुणों का विकास करने और बड़ी हद तक प्रतिदिन रचनात्मक काम करके स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद मिली। गांधी जी का लक्ष्य सारे हिंदुस्तानियों के लिए पूरी स्वतंत्रता और न्याय प्राप्त करना था, लेकिन आज़ादी के बाद हमने गांधी जी के बताए मार्ग को दकियानूसी मानते हुए तिलांजलि दे दी। परिणाम आज सामने है। गरीबी बढ़ती जा रही है। कम से कम 30% जनता आज भी गरीबी रेखा के नीचे जी रही है। बेकारी भी बढ़ी है, शिक्षितों की बेकारी भी बढ़ी है, साथ साथ विषमता भी कम होने के बदले बढ़ ही रही है। इसीलिए अब सबका ध्यान फिर से गांधी जी के विचारों की ओर जाने लगा है। मौजूदा वैश्विक महामारी संकट के बाद उच्च वर्ग के भी बहुत से विद्वानों को ऐसा महसूस होने लगा है कि गांधी जी के दिखाए रास्ते को छोड़कर भारत ने बहुत बड़ी गलती की है। अतः ये सब लोग भी गांधी जी की विचारधारा से मिलता जुलता विचार रखने लगे हैं। जैसे कृषि विकास हमारी विकास योजना का मुख्य आधार बनना चाहिए। इसकी बुनियाद पर ही गृह उद्योगों और ग्राम उद्योगों की एक रूपरेखा गाँवों के विकास के लिए बनानी चाहिए।
उसमें बिजली, परिवहन और बाजार आदि की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं। बड़े उद्योगों की उपेक्षा करने की बात नहीं है, परंतु अपने जैसे देश में जहां पूंजी की बहुत कमी हो और मानव शक्ति बड़े पैमाने पर बेकार पड़ी हो और देश की अधिकांश आबादी गाँव में बसती हो, वहाँ योजना की बुनियाद बदलनी चाहिए। हालांकि हाल के वर्षों में गाँव की सूरत बदली है। सरकार ने गाँव और किसानों की ओर थोड़ा तो ध्यान दिया ही है। दूर दराज के गाँव में बिजली पानी पहुँचाने का काम कुछ तो परवान चढ़ा है। दूरदर्शन व अन्य संचार माध्यमों के द्वारा ग्रामीण लोगों को उत्तम कृषि, स्वास्थ्य व शिक्षा संबंधी जानकारी दी जा रही है। गाँवों को सड़क और रेल मार्गों द्वारा शहरों से जोड़ने का काम जारी है। कृषि क्षेत्र के प्रस्तावित 3 कानूनी सुधारों से गाँवों की दुनिया बदल सकती है। इन 3 सुधारों को ठीक ढंग से लागू कर दिया गया तो एक देश, एक बाजार का सपना साकार हो जाएगा। सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन, APMC एक्ट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्राइस एंड क्वालिटी इंश्योरेंस जैसे 3 बड़े सुधारों को हरी झंडी देकर अन्नदाता की सुध ली है। अन्न अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए पिछले महीने केंद्र सरकार ने जो आर्थिक पैकेज घोषित किया गया है, उसमें कृषि क्षेत्र के साथ पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, खाद्य प्रसंस्करण, जड़ी बूटी, शहद उत्पादन, ऑपरेशन ग्रीन की कमजोर कड़ियों को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। राहत पैकेज में कृषि क्षेत्र के लिए लगभग 1.65 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई है। कृषि क्षेत्र में कानूनी सुधार की लंबे समय से अटकी गाड़ी को एक झटके से पटरी पर ला दिया गया है। इससे किसान अब कभी भी और कहीं भी अपनी उपज बेफिक्र होकर ले जाने और बेचने के लिए स्वतंत्र हो गया है। सरकार इसके लिए केंद्रीय कानून लाएगी। अभी तक किसान राज्यों के कृषि उत्पाद विपणन समिति कानून के दायरे में आते थे। उसी कानून के तहत किसान अपनी उपज निश्चित मंडी के लाइसेंसधारी आढ़ती को बेचने के लिए बाध्य होता था, पर अब कृषि उपज के अंतर्राज्यीय कारोबार की छूट मिल गई है। निश्चित आमदनी के लिए जोखिम रहित खेती में मानक युक्त गुणवत्ता वाली फसल उगाने के लिए जो उपाय किए जाएंगे, उसमें किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसमें किसानों से निर्यातक और बड़े खरीदार सीधे जुड़ेंगे। हमारे यहाँ लोकतंत्र के मूलभूत तत्व को समझा नहीं गया है और इसीलिए हम समझते हैं कि सब कुछ सरकार कर देगी। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। जनता को अपनी समस्याओं का हल स्वयं अपने हाथों से निकालना होगा। सरकार उनकी मदद कर सकती है, किंतु पहल जनता को ही करनी होगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। मित्रों, आज का एडिटोरियल का प्रश्न लिख लिए, ग्रामीण विकास की कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं वर्तमान समय में। ग्रामीण लिखिए आप लोग, ग्रामीण विकास की कौन कौन सी चुनौतियां हैं और वर्तमान समय में ग्रामीण विकास क्यों महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, इसके बारे में व्याख्या करें। मित्रों, कोरोना जब पूरे देश में फैला तो आपने देखा होगा कि बहुत दूर दूर से मजदूर पैदल चल के, बॉम्बे से पैदल चल के छत्तीसगढ़, झारखंड और कहाँ से पैदल चले जा रहे थे। कितने मजदूर पैदल चलते चलते मरणासन अवस्था में पहुंच गए। मतलब जब तक शहर में रोजगार था तब तक मजदूर शहर की तरफ पलायन कर रहे थे और एक वायरस ने ऐसा आग लगाया कि सारे के सारे मजदूर को अपने देश की याद आ गई, अपने गांव की मिट्टी की याद आ गई। मित्रों, अगर ये बहुत बड़े पैमाने पर जो जनसंख्या शहरों में जाके काम करती है, अगर वो गाँव में एग्रीकल्चर पर पूरा फोकस करे, पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पर फोकस करे, सरकार अगर उनको सहयोग दे, तो भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का जो उछाल है वो काफ़ी ऊपर जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। जो समसामयिकी आज मैंने आपसे जो एडिटोरियल डिस्कस किया है, कहीं ना कहीं इस बात को सूचित करता है कि गाँव में जो जनसंख्या निवास कर रही है उसको गाँव में रह के ही विकास का कार्य करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप स्वरोजगार, खुद के रोजगार से जुड़ जाएंगे और शहरों की तरफ आपको पलायन नहीं करना पड़ेगा। आप अपने घर पे रह के सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर को आगे डेवलप कर सकते हैं। आप कई प्रकार के, आप मत्स्य पालन कर सकते हैं, आप मवेशियों को पाल सकते हैं, आप दूध डेयरी खोल सकते हैं। मतलब घर पर रह के घरेलू कामकाज के ज़रिए आप अच्छी आमदनी कर सकते हैं। आपको शहर जाने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना काल में जब मजदूर पूरे देश के कोने कोने से निकलने लगे तो ऐसा लगने लगा जैसे कि पूरा का पूरा गांव शहरों में जाकर बस गया है। मित्रों, क्या हालत हुई होगी भूखे पेट नंगे पैर चलकर आने में अपने गांव में। आखिर लौट कर आप गांव ही आए ना। यदि आपने अपने आप को गांव में ही विकास या विकसित कर लिया होता तो क्या आपको शहर की तरफ रुख करना पड़ता, क्या आपको शहर जाना पड़ता।
इसमें गांव की अर्थव्यवस्था जब सुधरेगी तभी भारत की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। और भारत कृषि प्रधान देश था तो क्यों आज एग्रीकल्चर को सबसे नीचे रखा जा रहा है। आज जीडीपी में सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, इनका ज़्यादा योगदान हो रहा है, और जिस पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या डिपेंड करती है उसका योगदान सबसे कम क्यों हो रहा है मित्रों। इसमें कहीं ना कहीं हमारी सरकारी योजनाएं विफल हो रही हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा प्रयास हो रहा है जिससे सरकार योजनाएं पूरी तरीके से जो लाभ के लाभार्थी उनको नहीं मिल रही हैं, जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रही हैं, तभी उनको ना चाहते हुए भी शहर की तरफ पलायन करना पड़ता है मित्रों। तो सोचिएगा इस विषय पर कि गांव को अगर डेवलप कर दिया तो शहर जाने की गांव वालों को ज़रूरत नहीं है। और ग्राम आज कोरोना काल में लोग गांव की तरफ भाग रहे हैं। अगर यही गांव पहले से डेवलप हुआ होता तो गांव वालों को शहर जाने की आवश्यकता नहीं थी। और इतने बड़े पैमाने पर जो कोरोना आज फैल रहा है, शायद आज भारत का दृष्टिपटल पर जो मानचित्र छप के आता वो कोरोना काल का वो कुछ अलग हो सकता था, ऐसा मेरा मानना है। तो मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा इस एडिटोरियल पर लिखकर मुझे बताएं कि वर्तमान समय में गांव की भूमिका क्या है। और आशा करता हूं कि आप लोग डिटेल में जो मैंने एडिटोरियल बताया 2-3 बार सुन लेंगे तो आपको लिखने का तरीका भी पता चल जाएगा। तो जो मैंने बताया एडिटोरियल उसको सुनिए ध्यान से, ठीक है। 2-3 बार उसको रिपीट कर कर के वीडियो में सुनिए, डाउनलोड कर लीजिए। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने हाईलाइट किए उसको हाईलाइट करके अपने क्वेश्चन के आंसर में आप लिख सकते हैं। और मित्रों, सबसे बड़ी बात, मैं हर दिन प्रयास कर रहा हूं और मेरे बच्चे जो मुझसे पढ़ रहे हैं, बड़ा अच्छा इनका प्रयास है और बहुत ही अच्छा ये कर रहे हैं और आगे ऐसे ही करते रहें, मेरी मनोकामना है। और मित्रों, एक बात और आपसे चाहते आते कहना चाहूँगा कि जो प्रश्न आपको मिले उसको एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करें। नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं आपको फिर से समझाऊंगा, लेकिन चैलेंज के रूप में लें। यूपीएससी, पीएससी, वनडे कोई भी एग्ज़ाम हो, जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक कल्याण होना नहीं है। तो लिखने की आदत आज से, अभी से और तुरंत डाल लें। बहुत बहुत धन्यवाद।